नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है विद्रोह। आज मेरा सिर इतना तेजी से दर्द कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। फिर कॉफी पीने की उत्कृष्ट इच्छा होने पर भी बनाने का मन नहीं हुआ। तीव्र इच्छा हुई कि किसी को पुकार कर कॉफी बनाने को कहे, किंतु हिम्मत नहीं हुई। आज एक ही झटके में विनय ने उसे वहीं पहुंचा दिया था जहां से उसने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ किया था। उसे याद आया कितनी उमंग से प्रिय के गले में बाहें डालकर उसने कहा था, मैं चाहती हूं कि हमारा जीवन विश्वास और प्रेम से परिपूर्ण हो। इस पर तपाक से विनय ने उत्तर दिया था कि विश्वास कोई देने की चीज नहीं है, इसे प्राप्त किया जाता है। और उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया था कि किसी भी मूल्य पर वह प्रिय का विश्वास जीत कर रहेगी। पिछले 12 वर्षों में उसने तन मन धन से सहयोग देकर इसी विश्वास को स्थापित करने की चेष्टा की थी और उसका विश्वास था कि वह गहराइयों तक अपनी जमें जमा चुकी है। फिर अचानक यह क्या हुआ? कहाँ उससे गलती हुई? क्यों आज उसे अपमानित और लज्जित होना पड़ रहा है? क्या आज के इस युग में आस्था और विश्वास समाप्त हो चुका है? अपनी स्थिति पर विचार करके उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बलपूर्वक उसने उन्हें रोक लिया। नहीं, अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। यह दंभी और अहंकारी पुरुष, आज भी इनकी मनोवृत्ति उतनी ही प्राचीन और संकीर्ण है। विद्रोह का ज्वालामुखी कोमल के सीने में भड़क उठा। क्या करे वह? संपूर्ण बंधनों को तोड़कर छिन्न भिन्न कर दे? कौन समझेगा उसकी विवशता को? तिनका तिनका जोड़कर जिस नीड़ को उसने तैयार किया था, आज वही उसकी आंखों के सामने बिरखने की स्थिति पर पहुंच चुका है। वह भी उसके बिखराव में सहयोग दे। क्या अभी समय है कि वह अपनी कुशलता से इस बिखराव के निकट पहुंचे और घर को संभाल ले? पता नहीं वह क्या करेगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। टुनटुन की मधुर आवाज से उसका ध्यान टूटता है। घड़ी पर नजर डाली, 5 बज रहा है। इस समय कौन हो सकता है? और उठती है। दरवाजा खोला तो मिसेस तिवारी थी। हेलो, क्या हो रहा है? बस ऐसे ही। अरे भाई, आपको तो मौज है। दिन भर बाहर, शाम को थके होने के बहाने कुछ भी बना दिया। यहाँ तो बस तिवारी जी की फरमाइश पूरी करते करते नाक में दम है। लो, अब इनकी सुनो। खिन्न मन से कोमल चाय बनाने के बहाने उठ खड़ी होती है। तभी पीछे पीछे किचन में मिसेस तिवारी घुसते हुए कहती हैं, अरे मिसेज वर्मा कह रही थी, आपने बहुत अच्छी साड़ी खरीदी है, दिखाइए जरा। कोमल प्रसन्न होकर उठती है। तभी उसे याद आता है कि चाबी तो उसने विनय को दे दी है। चेहरे के निराश भावों को छुपाते हुए वह इधर उधर चाबी खोजने का बहाना करती हुई कहती है कि पता नहीं चाबी कहाँ रख दी है। मेरी याददाश्त को न जाने क्या हो गया है। अच्छा, कल मैं वही साड़ी पहनकर आपके यहाँ आऊंगी। इधर उधर की बातें करके पूरे 1 घंटे बाद उन्होंने कोमल का पिंड छोड़ा। ओ, इसे इस महिला से जलन हो रही है। कुछ न करके ये स्त्रियां कितनी अधिकार संपन्न हैं। वह जानती है इस सेंटर की प्रत्येक महिला का अपना निजी अकाउंट है। पति की चोरी अपना संपूर्ण वेतन वो ईमानदारी और निष्ठा से इस परिवार के लिए समर्पित करती रही हैं। सास जी नाराज हो, देवर रूठे नहीं, श्रीमान के ऊपर अतिरिक्त बोझ न हो, निरंतर इसी चेष्टा में लगे रहने पर भी हाय, क्या यही देखना लिखा था? हो सकता है विनय ने अनजाने में वह दोष किया हो, लेकिन कोमल का मन इसे मानने को तैयार नहीं था। विनय के शब्द अभी भी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की भांति टपक रहे हैं। महीने का अंत आते आते मुट्ठी जरा सख्त हो ही जाती है। विनय के पैसा मांगने पर उसने यही तो कहा था, अब पैसे खत्म हो रहे हैं। बस इतनी सी बात पर आत्मविश्वास से विनय ने कहा, हिसाब क्यों नहीं लिखती हो तुम? इतना पैसा आता है, कुछ पता नहीं चलता। यह मेरे बस का नहीं है, तुम ही क्यों नहीं लिखते? ठीक है, अब से मैं यही लिखूंगा। लाओ, चाबी मुझे दे दो और कहां कहां पैसा छुपा कर रखा है वह भी बता दो। क्रोध में कोमल ने चाबी विनय को दे दी। इतनी सी बात इतनी बढ़ गई।
बार बार उससे चाबी मांग कर साड़ियां निकालनी पड़ती है। ऑफिस जाने के लिए उसने विनय से कहा, मैं अपने कपड़े अलमारी से निकाल लेती हूँ। कितने चाव से उसने यह अलमारी खरीदी थी। एक ही झटके से उसका अधिकार इस पर से हटा दिया गया। घर की प्रत्येक वस्तु से उसका नाता है, जो एक ही झटके में छिन्न भिन्न किया जा सकता है। स्कूटर की आवाज से वह चैतन्य होती है। विनय है, वह कुशल गृहिणी की तरह आगे बढ़कर पति का स्वागत करना चाहती है, किंतु बैठी ही रह जाती है। विनय सीधे बेडरूम में जाता है, कपड़े बदलकर ड्राइंग रूम में आता है। चाय मिलेगी? कोमल चुपचाप बैठी रही। क्या बात है, चाय पत्ती नहीं है क्या? सब कुछ है, बस मेरा मन नहीं है। विनय को ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह उठा और बाहर जाकर देखा, काम वाली चली गई थी। उसने कोमल को आहत करने के लिए कहा, तुम्हें मायके जाना है क्या? क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं नौकरी करती हूँ, जब छुट्टी होगी तो जाऊंगी। नौकरी के लिए परमिशन भी तो मैंने ही दिया था, विनय ने कहा। अच्छा, आप हमारे मालिक हैं क्या? परमिशन दिए हैं, मैंने अपनी शिक्षा के बल पर यह नौकरी पाई है, कोमल ने गुस्से से कहा। विनय तिलमिलाकर रह गया, लेकिन मर्द होने का गुरूर बना हुआ था। गलती कैसे मानेंगे? नाक नहीं कट जाएगी, कोमल ने मन ही मन सोचा। तभी विनय के भाग्य से उसके एक मित्र मिलने आ गए। कोमल ने अपनी पीड़ा छिपाकर उनका स्वागत किया। चाय नाश्ता बनाकर खुद भी बैठ गई। 1-1.5 घंटे बाद जब वे उठने लगे तो विनय ने कहा, बैठो यार, खाना खाकर जाना। कोमल ने गुस्से से विनय को देखा, जिसे उसने अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर में वे लोग चले गए। कोमल अपने बेटे के पास गई, वह खेल रहा था। उसे बुलाकर हाथ मुंह धुलाया, दूध पीने को दिया और उसका होमवर्क कराने बैठ गई। 2 घंटे बाद उसने रोटी बनाई, बेटे लकी के लिए पराठे बनाए और उसे खिलाकर सुला दिया। विनय का खाना कैसरोल में रखकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुद खाकर बेटे के पास ही लेट गई। इतने समय तक विनय अपने कमरे में बैठा टीवी देखता रहा। कोमल को आधी रात के समय लगा कोई जगा रहा है। उसने देखा विनय उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था। वह चुपचाप उठी और विनय के साथ चली गई और विनय अपनी मनमानी करने लगा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर विनय को हो क्या गया है। कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है। कोमल धीरे से उठकर बेटे के पास आकर फिर से लेट गई। आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। वह सोचने लगी, विनय इतना कैसे परिवर्तित हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं था। वह उसका ध्यान रखता था, उससे प्यार करता था, उसकी बातों को तवज्जो भी देता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया है। जब से उसके 2 नए मित्र बने हैं, विनय बिल्कुल सा बदल गया है। असल में विनय का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया है, जहां उसने 2 नए मित्र बना लिए हैं। 1-2 बार कोमल उन मित्रों से मिली भी है। एक तो आलेख है। उसे देखकर कोमल को लगता है कि उसकी नजर उसके कपड़ों के अंदर तक जा रही है, और दूसरा जब भी आता तो ऐसा लगता मानो वह स्त्रियों से घबरा रहा है। हाँ, विनय को वह आसक्ति भरी नजरों से देखता था। विनय देखने में हष्ट-पुष्ट और शारीरिक सौष्ठव से भरपूर था। कुछ दिनों में कोमल को लगने लगा था कि कभी कभी विनय ड्रिंक भी करके आता था। 1-2 बार कोमल ने मना किया, घर में बच्चा है। उसने कहा नहीं, बस थोड़ा सा लिया है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बदलती जा रही थी। इसके 3-4 दिन बाद कोमल ने सोचा, अगर ऐसे ही हम नदी के 2 किनारे बने रहे तो गृहस्थी टूट जाएगी। बेटे लकी के भविष्य के लिए उसने विनय से समझौता करना ही पड़ेगा। वह प्यार से संभाल लेगी तो विनय संभल जाएगा। शाम को उसने विनय की पसंद का खाना बनाया। सबने साथ बैठकर खाना खाया।
लकी को सुलाकर वह विनय के कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटते हुए उसने कहा, देखिए हम पति पत्नी हैं, हमारे मन में जो भी गुस्सा हो उसे बातचीत करके समाप्त कर सकते हैं। आप ही सोचिए, हम दोनों यूं मुंह फुलाए रहेंगे तो बच्चे पर क्या असर होगा। इतनी देर से विनय ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने फिर कहा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो कहिए, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम नौकरी छोड़ दो, विनय ने तपाक से कहा। नौकरी छोड़ दो? लेकिन क्यों? क्योंकि पैसे कमाकर तुम अहंकारी बन रही हो। ना पति का ख्याल है और ना ही घर का। माँ को चिट्ठी लिखे कितना समय हो गया, बताओ। हर बात में तुम्हें मेरी बराबरी करनी है, अपने अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं। कोमल का गुस्सा संभल नहीं रहा था। उसने कहा, जब आपका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो मेरा नौकरी करना आपके लिए कितना जरूरी था। आज जब आपके परिवार की जरूरतें पूरी हो गई, आपका भाई पढ़ लिख कर काम करने लगा, तो मेरी नौकरी आपको जहर लगने लगी। मत भूलिए, अभी भी घर का पूरा खर्च मेरे वेतन से ही चलता है। तो तुम अब उस बात का ताना मारोगी मुझे? नहीं, मैं ताना नहीं मार रही, मैं बस कह रही हूँ कि आपने अभी तक बचत ही की है ना। कभी मेरे लिए सोचा कि इसके जन्मदिन पर कोई अच्छा सा उपहार दे दूं या शादी की वर्षगांठ पर कहीं घुमा कर ले आऊं? अभी कोमल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विनय ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर धर दिया। कोमल घबराहट में उठकर बैठ गई। डर से उसका दिमाग सुन्न होने लगा। तभी विनय ने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। अब कोमल सतर्क हो गई थी। गुस्से में उसने भी एक जोरदार थप्पड़ विनय को जड़ दिया और उछलकर खड़ी हो गई। विनय चिल्लाया, हरामजादी, मारेगी तू मुझे? हाँ मारूंगी। अगर दोबारा हाथ उठाया तो दोबारा मारूंगी और जरूरत हुई तो पुलिस को बुला लूंगी। यह मत समझना मैं कमजोर हूँ, तुम्हारे बिना जी सकती हूँ और अपना तथा अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकती हूँ। अपने आप को अभी संभाल लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे और आइंदा से कभी गाली देने का सोचना भी मत। कोमल उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। उसका जी चाह रहा था वह जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन अब आंसू बहाकर वह खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी। उसमें समझौते की पहल कर दी थी। अब विनय की बारी थी। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है, लेकिन अब उसे संभल कर रहना होगा। अगले दिन कोमल ने ऑफिस के बाद अपनी एक सहेली के साथ दुकान में जाकर एक अलमारी खरीदी। अपने नाम से दुकान वाले को घर का पता लिखवाकर पेमेंट करके वह वापस आ गई। शाम को ठेले पर अलमारी आई। कोमल ने उसे बेटे के कमरे में लगवा दिया। लकी प्रसन्न हो गया। पिता के आते ही उसने खुशी से हाथ पकड़कर कहा, पापा चलो देखो, मम्मा मेरे लिए अलमारी लाई है। विनय को आश्चर्य हुआ। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि कोमल ने उससे पूछे बिना या उससे परामर्श किए बिना कोई सामान खरीदा हो। कोमल रसोई में चाय बना रही थी। चाय का कप लाकर उसने डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपना कप लेकर सोफे पर बैठ गई। अलमारी खरीदने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसीलिए तो खरीदा। मेरा सामान इधर उधर फैल रहा था। मेरे छोटे मोटे आभूषण, पैसा, पर्स, जरूरी पेपर बिखर रहे थे, इसलिए तो खरीद लिया। तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अब और पूछने या सलाह लेने जैसा रिश्ता है हमारे बीच? गुस्से में विनय ने चाय का कप आंगन में फेंक दिया और स्कूटर उठाकर बाहर निकल गया। बहुत रात गए आया। घंटी बजाने पर कोमल ने दरवाजा खोला और जाकर अपने बेटे के पास ही सो गई। सुबह देखा खाना वैसा ही पड़ा था। शायद विनय कहीं बाहर से खाकर आ गए थे,
इस महीने कोमल एक और विस्फोट की प्रतीक्षा कर रही थी। आज 12 तारीख हो गई थी और उसने अभी तक अपनी सास को पैसे नहीं भेजे थे। लकी को स्कूल में बस में चढ़ाकर वहां आई तो विनय को बैंक के लिए तैयार होते देखा। उसने बाहर से ही कहा, अम्मा जी को पैसे भेज देना। मैंने नहीं भेजा है। शर्ट पहनते पहनते ही वह बाहर आ गया। पैसे नहीं भेजे, इसका क्या मतलब? खर्च तुम चला रहे हो तो पैसे तुम ही भेजोगे ना। मैं तो बस याद दिला रही हूँ। अलमारी खरीदने के पैसे थे और घर भेजने के लिए पैसे नहीं थे। और तुम तो 8 तारीख तक पैसे निकाल लेती हो, तो अभी तक क्यों नहीं निकाले? मैंने बहुत साल घर चला लिया, अब तुम चलाओ। घर पर पैसे भेज देना और कल लकी की स्कूल और बस की फीस भरनी है, स्कूल जाकर जमा कर देना। इस महीने दूध वाले को, राशन वाले को तो मैंने पैसे दे दिए हैं, अगले महीने से उनको भी देना है तुमको। ध्यान रखना। हाँ, मकान का किराया भी देना है। कल मकान मालिक का फोन आया था। विनय को देखकर लग रहा था कि कोमल उस पर तीर बरसा रही है। कोमल ने रसोई में जाकर अपना और विनय का टिफिन बनाया और पैक करके तैयार होने चली गई। कोमल जहां काम करती थी वह एक एनजीओ द्वारा संचालित होता था। उसका ऑफिस टाइम 9 से 2 था। 3 बजे लकी आता था। कोमल को अपनी नौकरी बहुत पसंद थी क्योंकि उसका समय कोमल को सही लगता था। बच्चे के आने से पहले वह घर आ जाती थी और फिर लकी और घर संभालने में उसे परेशानी भी नहीं होती थी। विनय भी 9 बजे निकलता था, लेकिन वह शाम 6-7 बजे तक आता था। कोमल तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने विनय को देखा, वह चुपचाप बैठा हुआ था। कोमल ने ही फोन उठाया। उसके भाई का फोन था। दीदी, बाबूजी को ब्रेन हैमरेज हो गया है, उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अम्मा बहुत परेशान हैं, तुम एक बार आ जाओ। फोन रखकर घबराहट में वह रोने लगी। विनय उठ खड़ा हुआ, पूछा क्या हुआ? कोमल ने बताया और कहा मुझे जाना होगा। ठीक है, चली जाओ, मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ। छुट्टी के लिए आवेदन कर दो। चलो, आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ बिना किसी सवाल जवाब के। कोमल विनय के साथ स्कूटर पर चली गई। ऑफिस से उसने 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आवेदन दिया और छुट्टी मंजूर भी हो गई। अनमनी कोमल ने किसी तरह दिन काटा। लकी उसके बिना कैसा रहेगा? घर जाकर उसने कामवाली बाई से बात की। वह भली अच्छी औरत थी। उसने कहा, दीदी आप जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। माँ बाप अगर एक बार चले जाएं तो दोबारा नहीं मिलते, बस अफसोस ही रह जाता है। आप चिंता मत करिए, सुबह भी आकर नाश्ता और टिफिन बना दूंगी। शाम को भी लकी बाबा के आने से पहले आ जाऊंगी। रात की ट्रेन से कोमल चली गई। लकी रो रहा था, लेकिन उसे समझाकर वह निकल गई। मायके पहुंचकर उसने देखा कि पिता की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसकी बहन और भाई घर और अस्पताल संभाले हुए थे और भाभी ने रसोई संभाल रखी थी। नहा धोकर वह अस्पताल चली गई। माँ निशब्द रो रही थी। उन्हें संभाला। दिन भर कोमल माँ के साथ अस्पताल में ही रही। रात के समय भाई और उसका साला वहां रहते थे। माँ घर जाने को राजी नहीं थी, लेकिन उन्हें आराम करने की जरूरत थी, इसलिए किसी तरह उन्हें मनाकर घर वापस ले आई। लगभग रात के 2 बजे होंगे। अभी अभी माँ की आंख लगी थी, तभी घर का टेलीफोन बज उठा। कोमल ड्राइंग रूम में ही सोई थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। उधर भाई का साला आदित्य था। बाबूजी नहीं रहे दीदी। सारा घर जाग चुका था। रोने की आवाज पूरे घर में फैल गई थी। माँ को देखा वह शांत थी, बस आंसू अनवरत बह रहे थे। कोमल, मुझे अपने बाबूजी के पास ले चलो।
मोहल्ले के ऑटो वालों को जगाकर और माँ को लेकर कोमल अस्पताल चली गई। भाभी और बहन घर में रह गए। कागजी कार्यवाही निपटाकर एम्बुलेंस से बाबूजी को लेकर घर आए। पूरे समय माँ बाबूजी का हाथ पकड़े बैठी रही। सुबह के 7 बजने वाले थे। मोहल्ले को लोग एकत्र हो गए थे और आगे का सारा इंतजाम उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था। कोमल को फोन करके विनय को इस दुखद घटना से अवगत कराना था। विनय ने पूछा, क्या मैं आ जाऊं? कोमल को उसका पूछना अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा, अब आकर भी तुम उन्हें देख तो पाओगे नहीं, इसलिए अब 10वीं तक आना। 5वें दिन विनय आ गया। लकी भी साथ में था। दौड़कर मां से लिपट गया। कोमल के आंसू बह रहे थे। यह पुत्र मोह और पिता बिच्छोह के दोनों के आंसू थे। अगले दिन विनय ने कहा, बैंक में बहुत ज्यादा काम है, छुट्टी नहीं मिल रही थी। 2 दिनों का सीएल लेकर आया हूँ। मेरा तो यहाँ कोई काम भी नहीं है। तुम कहो तो आज मैं लौट जाऊं। तुम श्राद्ध के बाद आ जाना। और रात में वह चला गया। 13 दिनों के श्राद्ध कर्म और ब्राह्मण भोजन तक सभी इतने व्यस्त रहे कि पिता को सही ढंग से याद भी नहीं कर पाए। धीरे धीरे सारे नाते रिश्तेदार चले गए। घर खाली हो गया। कोमल ने भी माँ से कहा, अब उसे जाना होगा। माँ जानती थी बेटियां कब तक रुक सकेंगी। उन्होंने इजाजत दे दी। भाई ने टिकट कटा दिया और कोमल अगले दिन लकी के साथ अपने घर रवाना हो गई। इधर बीच विनय के व्यवहार में आई नरमी से कोमल अपने मन को समझा लिया कि वह अब भी विनय के साथ सहज हो जाएगी। सुबह सुबह ट्रेन पहुंच गई। कोमल और लकी घर पर पहुंचे। घंटी बजाई तो थोड़ा समय लगाकर विनय दरवाजा खोलने आ गया। लकी दौड़कर पिता से लिपट गया। विनय अचकचाया, अरे फोन क्यों नहीं किया? मैं स्टेशन पर आ जाता। फोन क्या करना था? घर तो मैं आ ही जाती। कहती हुई कोमल बैग लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो विनय ने हाथ पकड़ लिया। वहां मेहमान हैं। लकी के कमरे में जाओ तुम। मेहमान हैं? कौन? और हमारे कमरे में क्यों हैं? कहती हुई कोमल कमरे में घुस गई। अंदर घुसते ही कोमल के होश उड़ गए। पंकज विनय की लुंगी पहने हुए घबराया हुआ बिस्तर पर बैठा था और शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था। कोमल उल्टे पांव वापस आकर लकी के कमरे में चली गई। विनय हकलाता हुआ बोला, वो कल यहाँ आया था, रात हो गई तो मैंने उसे रुक जाने को कहा था, वह अभी चला जाएगा। कोमल अंदर तक हिल गई थी। बिना कुछ बोले उसने लकी को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार किया। काम वाली आ गई थी। उसने नाश्ता बनाया और टिफिन पकड़ा दिया। इसी बीच पंकज निकल गया था। कोमल किसी तरह खुद को संभाले हुए ऑफिस के लिए निकल रही थी। विनय ने कहा, मैं छोड़ दूं, लेकिन बिना कुछ बोले कोमल चली गई। ऑफिस के साथियों ने उसे सहारा दिया। उसके उतरे और पीले पड़े चेहरे को देखकर लोगों को लगा पिता की मृत्यु का दुख है। कोमल की छुट्टियां लंबी हो गई थी। उसके लिए कौन सी छुट्टी लेनी होगी, इसके लिए वह ऑफिस क्लर्क के पास बैठ गई और उसके बताए अनुसार उसने नया आवेदन देकर पुराना आवेदन वापस ले लिया। लेकिन कोमल अपनी पीड़ा न तो किसी से कह पा रही थी और न ही हजम कर पा रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी लकी को लेकर वह कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां कोई उसे जानता ना हो और ना ही पहचानता हो और ना ही किसी से कोई संबंध रखे। लेकिन क्या यह ठीक होगा? कहीं जाने के लिए उसके पास एक अच्छी नौकरी होनी भी जरूरी है। बेटे के पालन पोषण का पूरा दायित्व क्या वह निभा पाएगी? और अगर वह चली गई तो विनय सारा दोष उसके ऊपर मढ़कर निश्चिंत हो जाएगा। हो सकता है किसी से शादी भी कर ले या नहीं भी करे, तो उसके नए शौक उसकी जिंदगी को रंगीन बनाते ही रहेंगे।
कोमल का खूबसूरत चेहरा दुख और अपमान की दोहरी मार से बिल्कुल काला पड़ गया था। भूख गायब हो गई थी। लकी उसे एकमात्र सुरक्षा कवच दिखाई देता था। लकी स्कूल से आ गया था। खाना खाकर वह अपना मनपसंद कार्टून देखने लगा। लेटे लेटे कोमल को झपकी लग गई। लगभग 8 बजे स्कूटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। विनय आ गया था। कोमल ने उठकर चाय बनाई, खाना बनाया, लकी को होमवर्क करने को कहा और वह डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गई। विनय सफाई देना चाहता था। वो कल उसे देर हो गई थी तो वह तुम्हारे बेड पर तुम्हारी बीबी बनकर सो गया। और कुछ? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? जो काम करते तुम्हें शर्म नहीं आई वह मुझे सोच कर भी आ रही है। बाद में बात करें, लकी सुन रहा है। खाना खाकर कोमल लकी के कमरे में चली गई। विनय टीवी देखता रहा। लकी के सो जाने पर वह कोमल को बुलाने के लिए आया। कोमल उठ गई और विनय के कमरे में आकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। विनय ने गला साफ कर कोमल का हाथ पकड़ना चाहा, जिसे उसने झटक दिया। देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम नाराज हो तो मुझे थप्पड़ मार लो, कुछ भी कह लो, लेकिन नाराजगी दूर करो। देखो, हमारा एक बच्चा है, हमारे झगड़े का उस पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, आज याद आया कि हमारा एक बच्चा भी है। तुम्हारी करतूतें अगर तुम्हारे ऑफिस तक पहुंच जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे बच्चे को अगर यह सब पता चले तो क्या सोचेगा वह? मेरा दिल टूटकर बिखर गया है। तुम चाहे जितना जतन करो जोड़ने का, दरार बनी ही रहेगी। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम बस लकी के पिता हो, मेरे पति नहीं हो। मैंने यह मंगलसूत्र और सिंदूर आज से त्याग दिया है। पता नहीं कब तक त्यागे रहूंगी, देखती हूँ अब तुम विश्वास और प्रेम को पुनः प्राप्त करने में सफल भी होते हो या नहीं। और जब तक यह नहीं हुआ, विद्रोह की ज्वाला मेरे हृदय में जलती रहेगी। मैं मर जाऊंगी तो मेरी चिता में जलकर ही यह ज्वाला शांत होगी। रोती हुई कोमल उठकर ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर सो गई। उसे लग रहा था उसका कलेजा कोई मुट्ठी में पकड़कर मड़ोड़ रहा है। आंसुओं से उसके अपमान की आग नहीं बुझ रही। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह के 7 बज रहे थे। कोमल नहीं उठे। विनय ने उसे जगाना चाहा तो देखा बुखार से उसका शरीर बिल्कुल कांप रहा था। कोमल को उठाकर वह कमरे में ले गया। विरोध करने पर भी ताकत कोमल में नहीं थी। तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। विनय ने लकी को तैयार कर कामवाली के साथ बस पर चढ़ने को भेज दिया और खुद तैयार होकर पास के क्लिनिक में डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर साहब आए। बुखार देखा 104 डिग्री से भी ऊपर ही था। तुरंत ठंडे पानी की पट्टी रखने को बोला। दवा लिख दिया और चला गया। काम वाली पानी की पट्टियां रखती रही। थोड़ी देर बाद कोमल की आंख खुली। बाई ने थोड़ी चाय बनाकर उसे पिलाई। वह उठना चाह रही थी, तभी दवा लेकर विनय भी आ गया। उसने सहारा देकर कोमल को उठाया, बाथरूम तक ले गया। कोमल ने मुंह धोया और ब्रश किया और फिर वापस आने लगी। अभी भी कोमल को चक्कर आ रहे थे। विनय ने उसे लिटाया और चाय के साथ एक बिस्किट खिलाकर उसने दवा खिला दी। विनय ने उस दिन छुट्टी ले ली। 3 दिन हो गए, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने खून की जांच करने को कहा और ब्लड टेस्ट हुआ तो टाइफाइड बताकर दवा शुरू हो गई। कोमल दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। विनय पूरे मन से कोमल की सेवा कर रहा था, लेकिन उसे
अब यह आभास होने लगा था कि झूठे आनंद और पुरोश्चित अहम के चलते वह कोमल जैसे हीरे को खो रहा है। एक दिन उनके पारिवारिक मित्र से मिलने आए। कोमल को देखकर वह भी बहुत परेशान हो गए। जैसे इत्र की सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है, वैसे ही बुराई की दुर्गंध भी। विनय के गलत कदमों की आहट उन्हें भी लग चुकी थी, इसलिए बहुत दिनों से आ भी नहीं रहे थे। वो काम वाली बाई का पति उनका ड्राइवर था। संभवतः उसने ही विनय और कोमल की परेशानियों के बारे में उन्हें बताया हो। कोमल के पास बैठकर उन्होंने कहा, कोमल, तुम्हारे पिता के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। देखो, जो आया है वह आज नहीं तो कल जाएगा ही। पिताजी ने अपने सारे कर्तव्य निभा दिए थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब तुम भी अपने भीतर शक्ति एकत्रित करो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बिना असहाय हो जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहोगी? मन को काबू में रखो। गलतियां सभी से होती हैं। कभी कभी ये गलतियां गुनाह भी बन जाती हैं, लेकिन तुम बहुत समझदार हो। अपने परिवार को, अपने बच्चों को तुम्हें ही संभालना है और तुम संभाल सकती हो। इसलिए टूटो मत। सारे दुख समेट कर खड़ी हो जाओ कोमल। तुम धरती की तरह धारणी हो। खुद को बिखरने मत दो कोमल। मित्र की पत्नी उसका हाथ पकड़े चुपचाप बैठी थी। कोमल की निगाहें नीची थी, लेकिन उसके उदास चेहरे पर अश्रु बिंदु निरंतर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे लोग चले गए। लकी आया, मम्मी मुझे मैथ का होमवर्क करना है। मैं करवा देता हूँ, विनय ने प्यार से कहा। कोमल को स्वस्थ होने में 15 दिन लग गए। उस दिन बाई ने उसे नहलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। पीले चेहरे पर स्वास्थ्य की लालिमा चढ़ने में समय लग सकता था, लेकिन टूट जाने की वह निराशा अब समाप्त हो रही थी। कोमल अब स्वस्थ हो ही रही थी। 1 महीने बाद विनय कोमल के पास बैठकर बोला, कोमल, जब तुम्हारा मन करे तभी मुझे माफ करके मंगलसूत्र पहनना, लेकिन यह चाबी अब मैं और नहीं संभाल सकता। यह गृहलक्ष्मी के आंचल में ही सजता है। ऐसा कहते हुए उसने चाबी का गुच्छा कोमल के आंचल में बांध दिया। विरोध में उठे कोमल के हाथ को उसने अपने हाथों में समेट लिया। पश्चाताप के 2 बिंदु उन हाथों पर आकर गिरे और फिर से कोमल ने मंगलसूत्र को पहन लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।